अच्छा, अखिलेश यादव ने इतिहास रच दिया है। नेताजी भी इतनी सीटें लेकर नहीं आए थे जितनी सीटें अखिलेश यादव लेकर के आए हैं। कुछ समय पहले आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि ये आरोप लगते थे, इस तरह के सवाल उठाए जाते थे कि अखिलेश यादव अपने दम पर एक चुनाव भी जीते हों तो बताओ। लेकिन इस बार इतिहास रच दिया है अखिलेश यादव ने, काल्पनिक अद्भुत जीत हासिल करी है। इस पर क्या कहेंगे? न मथुरा न काशी, अयोध्या में चलेगा अवधेश प्रसाद पासी। मनोहर कांशीराम कहा करते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, कि वो सरकार दो बैसाखियों पर है। नीतीश कुमार जो इस बात के लिए बहुत पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं कि उनके पेट में दांत है, लालू जी कह चुके हैं। वो कब पलट जाएंगे इसका भरोसा नहीं है। 5 साल अगर चला भी लिए तो क्या पूरी 5 साल टिक पाएगी? तो क्या ये मजबूत सरकार रहेगी? अगर बैसाखियों पर ही लटके रहेंगे तो हमेशा भटकते रहेंगे, कभी ना कभी तो अगर बैसाखी जरा भी लड़खड़ाई तो गिर जाएगी। अब मुझे इस बात में संदेह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को इस बात का अनुभव ही नहीं है। उन्होंने अब तक जितनी भी सरकारें चलाई हैं वो तो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। वो तो इस तरह की सरकार चलाने के आदी ही नहीं रहे हैं। वो तो अकेले फैसला लेने के आदी रहे हैं। उनके मंत्री कौन है इसका नाम नहीं लोग जानते हैं। जमीन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। अरे तुम गठबंधन अब उनके साथ कर लिए हो जो अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं 10,000 5,000 मौलवियों को देंगे, मस्जिद बनवाएंगे, हम इबादत घर बनवाएंगे, 1 लाख रुपया हज सब्सिडी देंगे। मुसलमानों को आरक्षण देने वाले, शुरुआत करने वाले चंद्रबाबू नायडू के साथ बगल में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या लक्ष्मण जी? आप तो बड़े करीब से समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से। योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग रखी और उस मीटिंग में उनके दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद नहीं थे। वो लोग वो वाला गुलदस्ता खोज रहे होंगे जो बारी बारी रोटेट हो रहा था, मोदी जी को दिया जा रहा था। उसमें एक गुलदस्ता केशव मौर्य उठा रहे थे तो उसको ब्रजेश पाठक छीन ले रहे थे। पीछे जो है ओम प्रकाश राजभर थे, उनको छोटा वाला गुलदस्ता मिला। ये सारा ठीकरा भी बाबा पर फोड़ा जा रहा है सब कि आपस में जो हारे हैं सब योगी जी की वजह से हारे। अच्छा, अगर योगी जी की वजह से हारे तो इसका मतलब मोदी और अमित शाह जी तो बहुत कमजोर हो गए। फिर तो योगी जी को नहीं बदल पाएंगे। और अगर आप ताकतवर हैं तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे थे? बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि जो राम को लाए हैं जनता भी उनको लेकर के आएगी, लेकिन सबसे बड़ी हार अयोध्या में हुई और तमाम धार्मिक नगरियों में बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इतनी बुरी हार का सबसे बड़ा कारण आप क्या देख रहे हैं लक्ष्मण यादव जी? आपको मैं 4 विकल्प दे रही हूं। पहला कि बाबा की वजह से हारे, दूसरा नरेंद्र मोदी और शाह के अहंकार की वजह से हारे, तीसरा बीजेपी की अंतर कला ही ऐसी थी जिसकी वजह से ये हारे, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जनता संविधान बचा रही थी। और मुझे आज भी याद है, और मैं ऑन कैमरा ये बात आपको बधाई देने के लिए कह रहा हूं कि उन आंसुओं में आपकी भी आंखें गीली हुई थीं जो अयोध्या के लोग उस रिपोर्ट में रोते, चीखते, तड़पते हुए कह रहे थे कि भगवान का घर बसाने के लिए हम गरीब ने कितना मेहनत करके एक छोटा सा अगर बसेरा बनाया तो आपने कैसे उसे उजाड़ा। नमस्कार, नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने गठबंधन की सरकार चलाने की सजा सुनाई है। सारा अहंकार, सारा दंभ चकनाचूर हो गया। जो नरेंद्र मोदी दिन भर में कम से कम 10 कपड़े बदलते थे, हार के बाद पूरा दिन हरी सदरी में नजर आए। नरेंद्र मोदी बहुमत नहीं ला पाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भयंकर हार हुई। अब आगे क्या होने जा रहा है? इंडिया गठबंधन का अगला मूव क्या हो सकता है? नई सरकार का भविष्य क्या होगा? संविधान का इस चुनाव में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा, कितनी बड़ी भूमिका रही, और तमाम राजनीतिक संभावनाओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी, अब आप क्या देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन का आगे क्या मूव हो सकता है? क्योंकि आपने तो बहुत करीब से देखा है। अब मैं आगे जानना चाहती हूँ कि क्या कदम हो सकते हैं अब आगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस बार मेरे लिए ये बड़ा दिलचस्प मौका था कि इस बार के चुनाव को मैंने बहुत करीब से देखा, और 2-3 चीज़ें साफ नज़र आ रही थी कि ये चुनाव जहाँ एक तरफ इस देश को अंधकार में जाने से बचेगा या नहीं बचेगा इसका इम्तिहान का था, संविधान बचेगा या नहीं, क्या ये देश अब हिंदू मुसलमान में ही चला जाएगा, जिसकी पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने हाथों की, या बचेगा तो विपक्ष जीतेगा या सत्ता पक्ष आ जाएगा। इस इम्तिहान को जनता लड़ रही थी कि नहीं,
अब ये देश इतना अंधेरे में नहीं जाएगा। एक तो ये हुआ, एक तानाशाह का दंभ चकनाचूर कर दिया इस देश की जनता ने, और उसमें भी उत्तर प्रदेश जहां हम लोग बैठे हैं इसकी क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाती है। और उसका अध्याय जब लिखा जाएगा तो उस पर एक सीट अयोध्या सबसे ऊपर नज़र आएगी। तो ये एक परिदृश्य ये बना। विपक्ष को जनता ने ताकत दी। उत्तर प्रदेश जैसा जनमत अगर पूरे 2-4 राज्यों में और आ गया होता तो दिल्ली की सरकार बदल चुकी होती। एक तो ये बात रह गई कि बिहार या मध्य प्रदेश या कर्नाटक कुछ जगहों पर दिल्ली कसक बाकी रह गई, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि वो 2 काम कर रहा होगा। एक बात का इंतज़ार कर रहा होगा कि जो कल तक अब की बार मोदी सरकार थी, मोदी की गारंटी थी, मोदी मैजिक था, सब कुछ मोदी मोदी मैं था, इस बार वो एनडीए हो गया है। क्योंकि उन्हें भी 2 सहारों की ज़रूरत पड़ी है। तो इंडिया गठबंधन ये भी देख रहा होगा कि वो सहारे कब नाराज होते हैं, कब खफा होते हैं और उधर से इधर आ जाएं, जिसमें से एक तो बहुत प्रसिद्ध हैं पलटी मारने के लिए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो हो सकता है दिल्ली में कुछ भी हो, कभी भी हो। दूसरी तरफ ये होगा कि अगर सरकार एनडीए की ही चलती है तो इंडिया गठबंधन अब इतना मजबूत है कि वो सदन में खड़े होकर के लोकतंत्र को बचाने की हर लड़ाई में मजबूती से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। फिलहाल तो ये पूरा दृश्य दिख रहा है। अच्छा, अभी इंडिया गठबंधन में आपने किस तरह के क्योंकि ये जो गठबंधन जब बना, शुरुआत में लग रहा था कि कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरह की बातें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी। चुनाव भी जब ये शुरू हुआ तो लग रहा था बड़ा हल्का चुनाव है, बड़ा ठंडा। लेकिन जैसे जैसे चरण दर चरण बीतते चले गए, ये चुनाव भयंकर गर्माता चला गया। 2 नेता, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, आपने तो इस पूरे चुनाव भर, मैंने देखा आप खूब घूमे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ कर रखी है इस चुनाव की। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में आपने किस तरह के परिवर्तन देखे इन 2 नेताओं में? क्योंकि आपको याद होगा जब ये तमाम नेता समाजवादी पार्टी से तमाम लोग बगावत कर कर के छोड़ते हुए जा रहे थे, गद्दारी कर रहे थे, अखिलेश यादव ने ये बात कही कि हमारे साथ तो जो हम जिसको आगे बढ़ाते हैं वो हमारे साथ गद्दारी करके जाता था, इसीलिए मैंने ये बात कही। तो आपको क्या लगता है अब क्या बदलाव देखा आपने? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि इस बार इंडिया गठबंधन की पार्टियों के साथ उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से काम करने का मौका भी मिला, और निश्चित रूप से एक नेता को मैंने बहुत करीब से देखा। मैं तब से उस नेता को देख रहा हूँ जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। गंगा जल से घर धुलवाया गया, बहुत कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि हमने इस प्रदेश में मेट्रो चलाई, एक्सप्रेसवे बनाए, लैपटॉप बांटे, पुलिस की व्यवस्था ठीक की, एम्बुलेंस चलाए, महिलाओं को अधिकार दिए, डेवलपमेंट के नए नए प्रतीक चुने। और मैं समझता था अगड़ा है, मुझे पिछड़ा साबित कर दिया। गंगा जल से घर धुलवाया। वहाँ से एक नेता अपनी कोशिशें कर रहा है कि वो कैसे वर्तमान चुनौतियों से लड़े। जब वो आगे बढ़ता है तो 17 में गठबंधन करता है, वो नेता फिर फेल हुआ। फिर उस नेता ने कोशिश की 2019 में, जो मिले मुलायम कांशीराम वाला दौर था वो अधूरा रह गया। मतलब एक फेज देखिए ना, एक तरफ डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर मिलकर काम करना चाह रहे थे, नहीं हो पाया, अधूरा रह गया ख्वाब। मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम एक साथ मिलकर काम करना चाह रहे थे, वो भी अधूरा रह गया। उस नेता ने कोशिश की और फिर अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हुआ। ये अखिलेश यादव की कोशिश का परिणाम था और वो भी अधूरा रह गया। फिर भी वो नेता निराश नहीं हुआ, वो टूटा, वो कमज़ोर पड़ा, वो हारा चुनाव। उसके बाद फिर से अपनी ताकत को गोलबंद करके 2022 में फिर से युद्ध के मैदान में खड़ा। उसके बाद वहाँ चुनाव साजिशन उन्हें हरा दिया गया, वो कमज़ोर पड़े, उनकी पार्टी के लोग छोड़कर जाने लगे। 2023 आते आते ऐसा दिख रहा था कि एक तरफ, आप 2022 की हार को मानते हैं कि साजिशन समाजवादी पार्टी हारी? ये तो साफ तौर पर दिखता है। मतलब कई जगहों पर आप देखेंगे कि शासन प्रशासन की जो भूमिका है, मैं दोनों राज्यों के चुनाव को देखता हूँ, 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव को और 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उसमें बड़ी भूमिका उनकी है। उसके बाद फिर वो नेता 2023 तक आया, क्या कुछ झेल रहा है। 24 के चुनाव तक आते आते जो जीत है वो केवल मुलायम सिंह यादव जी की है। अखिलेश यादव जी ने अपने से तो कोई जीत हासिल की नहीं। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन गई है।
फिर ये आरोप लगे कि यूपी के 2 लड़के भी फेल हो गए, ये केवल एक जाति और एक धर्म की पार्टी बची हुई है। ये सब कुछ झेला एक शख्स ने, अपमान झेला, तिरस्कार झेला, धोखा झेला। जब उसे राज्यसभा जिसको भेजना था, 9 विधायक उनके पास थे, 37 विधायक चाहिए थे, अपने विधायकों का समर्थन देकर के राज्यसभा भेजा, वो व्यक्ति छोड़कर चले गए। जब पीडीए की बात की तो पीडीए पर आरोप लगा करके कुछ अपने लोग इनके ऊपर सवाल उठा गए, कुछ अपने विधायक इनके खिलाफ चले गए, धोखा दिया। वो आदमी टूटा नहीं, वो भीतर से इन चीज़ों से कैसे लड़ रहा होगा ये तो वो नेता ही बता सकता है। लेकिन उसके बाद जब वो चुनाव में आए, और चुनाव कौन से प्रदेश का? उत्तर प्रदेश, जहां मतलब अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी और अमित शाह जी और यहाँ योगी जी, ऐसे राज्य में चुनाव लड़ना है। और उसके बीच में 22 जनवरी का एक अद्भुत राजनीतिक इवेंट। उसके बाद कोई मानता था क्या कि उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव जैसी चीज बची है? सबको ये लग रहा था कि एक तरफा होगा, बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, एग्जिट पोल वही बता रहे थे। फिर भी एक नेता था जो निराश नहीं हुआ, डरा नहीं, टूटा नहीं, कमजोर नहीं पड़ा। वो भीतर भीतर रणनीति बना रहा था। हमने उसे करीब से देखा है। वो अपने बूथ को मजबूत करने के लिए हर दिन अपने पार्टी ऑफिस में खड़े होकर के, लोगों से मिल करके, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिल करके उसे हिम्मत दे रहा था कि निराश नहीं होना है, लड़ना है। तुम समाजवादी हो, तुम्हारा चुनाव चिन्ह मतलब लाल रंग का है जो क्रांति का होता है। वो चुपचाप अपने बूथ मजबूत कर रहा था। वो नेता पीडीए की खोज कर रहा था। जो गठबंधन टूट गया मायावती जी और अखिलेश जी का, अखिलेश जी ने उस गठबंधन से जो एक चीज नहीं टूटने दी वो लोहिया और अंबेडकर का रिश्ता था। और 22 का चुनाव हारने के बाद उस रिश्ते को और मजबूती से पकड़ा। और जब भी मैं मिला उनसे, उन्होंने एक ही बात कही, ये हजारों साल की लड़ाई है, ये गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई है और सामाजिक न्याय के धरातल पर लड़ी जाएगी। उस पूरी विचारधारा का इजाद किया उस नेता ने पीडीए नाम से। तो वो जो पीडीए है उसने क्रांति की। जब ये देश सांप्रदायिकता की आग में जलने जा रहा था, जब ये देश एक तानाशाह की ऐसी सनक में जाने वाला था कि वो जो चाहे वो करने को तैयार था, जब वो देश केवल हिंदू मुसलमान होने जा रहा था, वो देश भारत के संविधान पर सबसे बड़ा खतरा महसूस कर रहा था, वही नेता चट्टान की तरह खड़ा हो गया। और उस अकेले नेता ने 37 सीटें हरा करके उस उत्तर प्रदेश में 37 सीटें हरा दी जिसमें किसी को नहीं लग रहा था कि कोई लड़ाई भी बची है। तो वो मुझे लगता है कि ये बदलाव, उसके ऊपर क्या नहीं हमला हुआ। शहजादे से लेकर के उसे कहा गया कि मतलब परिवार के ऊपर हमला, उनके अपने ऊपर हमला। वो मंदिर गए तो मंदिर धुलवा दिया। कितना अपमान नहीं किया। वो नेता मुस्कुराता हुआ कहता रहा कि हम डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के सपनों को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए और पीडीए से क्रांति करने के लिए तैयार खड़े हैं। और 4 जून को जब परिणाम आए तो मुझे वो एक स्लोगन बड़ा प्रसिद्ध था जो लोग वहाँ के कार्यकर्ता गाते थे, वही सही साबित हुआ कि आए गजब नज़ारे, अखबार देख लेना और 4 जून को साइकिल की रफ्तार देख लेना। और वही सच साबित हुआ। अच्छा, अखिलेश यादव ने इतिहास रच दिया है। नेताजी भी इतनी सीटें लेकर नहीं आए थे जितनी सीटें अखिलेश यादव लेकर के आए हैं। कुछ समय पहले आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि ये आरोप लगते थे, इस तरह के सवाल उठाए जाते थे कि अखिलेश यादव अपने दम पर एक चुनाव भी जीते हों तो बताओ। लेकिन इस बार इतिहास रच दिया है अखिलेश यादव ने, काल्पनिक अद्भुत जीत हासिल करी है। इस पर क्या कहेंगे? मेरा मानना यही है कि वो है ना, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। विपरीत परिस्थितियां, एक से एक विपरीत परिस्थितियां। मैंने इसीलिए कहा कि 12 से 17 का कार्यकाल जब भी देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण का कार्यकाल है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक जो कुछ भी हुआ आदरणीय मायावती जी ने किया, उसके बाद आदरणीय अखिलेश जी ने किया। अब तो 7 साल से सरकार है, यहाँ खोज रहे हैं एक आध ईंट वींट मिल जाए, कोई शिलान्यास की मिल जाए। यहाँ तो आपस के झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे हैं। ऐसे वक्त में उनके काम पर उन्हें कभी भी सराहना नहीं मिली, उलाहना मिली, अपमान मिला।
उन्हें तिरस्कृत किया गया। इसलिए मैं देखता हूं कि एक नया नेता इवॉल्व कैसे हो रहा है इंडियन डेमोक्रेसी में। एक नेता जो कास्ट सेंसस पर क्लियर बोलना शुरू करता है, वो ये जगह थी। वो डॉक्टर लोहिया को जब डॉक्टर अंबेडकर से जोड़ करके एक विचारधारा की लड़ाई को मजबूत कर रहे होते हैं, तब आपको एक तस्वीर भारत की दिखती है कि 2024 का चुनाव असल में विचारधारा का चुनाव था। एक तरफ सांप्रदायिक, जातिवादी, सामंती और वर्चस्ववादी विचारधारा थी, और दूसरी तरफ संविधानवादी, सामाजिक न्याय की लोहिया अंबेडकर गांधी की विचारधारा थी। वो नेता उस परचम को लेता है और इसलिए वो जीत हासिल करने में कामयाब हो गया, क्योंकि वो टूटा नहीं। वो भले ही ये कहता रहा उदास होकर के, परेशान होकर के, कि जिसको आगे बढ़ाया वही धोखा मिला, लेकिन उस धोखे से उसने सबक लिया, अपने कार्यकर्ताओं को हिम्मत दी, और जो जनता थी ना, उसकी नाउमीदी में उम्मीद पैदा की और नाराजगियों को उचित दिशा दी। इसलिए कोई नेता बनता है। इसलिए अखिलेश यादव का जब मूल्यांकन होगा तो इस बात के लिए मूल्यांकन होगा कि उनकी लड़ाई किनसे थी। उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से थी, जिनकी भाषा में मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे हो रहा था। उनकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ जी से थी, जो औरंगजेब की औलादें कह रहे थे, शहजादे कह रहे थे। ऐसे वक्त में अखिलेश यादव क्या बोल रहे थे कि यही शह और मात हम देंगे, ये जनता आपको सबक सिखाएगी। निकृष्टतम हमलों के बीच भी एक शख्स मुस्कुराता हुआ केवल जनता की बात करता रह गया, उसका नाम है अखिलेश यादव। हिंदू मुसलमान की सियासत के बीच वो खड़ा होकर के समाजवाद का सांप्रदायिक सौहार्द वाला परचम लहराता रह गया, उसका नाम है अखिलेश यादव। इसलिए ये लड़ाई मुझे लग रहा है एक नए अखिलेश यादव को हम लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर दिए, जो उम्मीद से भरा हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इतनी बुरी हार का सबसे बड़ा कारण आप क्या देख रहे हैं लक्ष्मण यादव जी? आपको मैं 4 विकल्प दे रही हूँ। पहला कि बाबा की वजह से हारे, दूसरा नरेंद्र मोदी और शाह के अहंकार की वजह से हारे, तीसरा बीजेपी की अंतरकला ही ऐसी थी जिसकी वजह से ये हारे, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जनता संविधान बचा रही थी। पहली बात ये कि अगर योगी आदित्यनाथ जी कोई साजिश कर रहे हों, नाराज हों, तो मेरा सवाल ये होगा कि क्या मोदी जी और अमित शाह जी इतने कमज़ोर हो गए थे कि अपने एक मुख्यमंत्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? इसका मतलब तो वो पहले ही हार चुके हैं, इसका अर्थ यही निकला। दूसरी बात ये कि उनकी अपने अहंकार की बात है। इस बात से मैं सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री जैसे शख्स में जितनी विनम्रता होनी चाहिए वो अहंकार में तब्दील हो गई, और आत्मविश्वास जब अहंकार के रास्ते तानाशाही तक चला जाए तो दुनिया के बाकी देश तानाशाही कबूल कर लेंगे। ये भारत ऐसा देश है जो बुद्ध का है, कबीर का है, रैदास का है, फूले अम्बेडकर, पेरियार, गांधी, लोहिया अम्बेडकर, भगत सिंह, इनका है। बहुत कितनी डाइवर्सिटी है इसकी मिट्टी में। जो तासीर है वो विद्रोह की है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये कबीर का देश है, और इसने ये कबूल नहीं किया कि आप तानाशाही से इस देश को मतलब एक चाल में हाँक देंगे। इसलिए ये अहंकार के खिलाफ आखिरी जो विकल्प आपका है कि जनता लड़ रही थी, जी हाँ, इस पूरे चुनाव को एक व्यक्ति के अहंकार और पूरे देश के सामने आने वाले अंधकार वाले खतरों के सामने जनता ये चुनाव लड़ रही थी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, ये लोग उसके बीच में खड़े होकर के उस जनता को एक दिशा दे रहे थे। मैं इस पूरे चुनाव को ऐसे देख रहा हूँ। अच्छा। जी। तो अभी संविधान को बचाने को लेकर के कितना बड़ा भूमिका रही है, बताइए। निश्चित रूप से जब ये खतरा आया और इस बात की पड़ताल बीजेपी के लोगों को, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मोदी बार बार ये बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है कि संविधान को खतरा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। आपने अपनी आंखों से मोदी सरकार में संविधान को खत्म होते हुए देखा? मैं तो एक सवाल पूछना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। काश वो पत्रकार लोग पूछ पाते जो कह रहे थे कि चाहे कोई कुछ भी कहे हम आपसे अब भी पूछेंगे कि थकते क्यों नहीं हैं। ये वो लोग थे तो वो उनसे पूछते कि मान्यवर, आप कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि संविधान को खतरा है,
क्या आपके सांसद लल्लू सिंह को अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बयान दे दो कि 400 इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है? क्या ज्योति मिर्धा को अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिख के बोला था कि संविधान के खिलाफ बदलने की बात करो? ये जो अनंत हेगड़े हैं, इनको राहुल गांधी ने बोला था क्या? या आपके अपने आर्थिक सलाहकार से लेख लिखवाने वाला कौन था? ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने खुद कहा है कि हमको इतनी ताकत चाहिए ताकि हम इस देश का संविधान बदल दें। एक तो बात ये रही, इसलिए ये झूठ है कि संविधान बदलने की बात भ्रम थी। जमीन पर क्या देखा आपने? अब जमीन पर ये देखा दो चीजें। क्या बीजेपी ने अब तक के 10 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं किया कि संविधान पर खतरा महसूस हो? क्या चुनाव आयोग के पूरी संरचना पर इतना खतरा नहीं मंडरा रहा है कि वो केवल शेरो शायरी सुनाने वाला जगह बच गई है? वो वही चुनाव आयोग जहाँ टीएन सेशन हुआ करते थे, उसकी नियुक्ति का प्रारूप किसने बदला? उसने क्रिमिनल लॉज में कैसे बदलाव किए? सदन नहीं चले इसके लिए 150 सांसदों को बाहर निकाल करके गैर लोकतांत्रिक तरीके से कानून पास नहीं कराए गए? क्या इस देश में उन कानूनों के नाम पर जिनमें आतंकवादियों को जेल में होना चाहिए था, उनमें पत्रकार, उनमें शोधार्थी, उनमें छात्र नेता, उनमें सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेसर जेल में नहीं डाले गए? क्या इस देश में आरक्षण को ख़त्म करने के लिए पूरे देश को निजी हाथों में नहीं बेचा गया? क्या इस देश में आरक्षण को कमज़ोर करने के लिए और तमाम तरह के प्रावधान नहीं लाए गए? क्या इस देश में और इतनी चीज़ें एक साथ करने के साथ नतमस्तक संविधान के ऊपर हो रहे हैं और पूरे देश में सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड का कर करके वो पूरे देश को क्या तबाह करने की दिशा में नहीं जा रहे थे? ये बीजेपी सरकार ने किया। 2 अप्रैल का भारत बंद संविधान बचाने के लिए बीजेपी की सरकार में हुआ। 5 मार्च 2019 का भारत बंद 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ बीजेपी की सरकार में हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला बीजेपी की सरकार में हुआ। SC ST OBC बच्चे लाठी खाते रहे, मुकदमा खाते रहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ घोटाला बीजेपी की सरकार में हुआ और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आंदोलन के तो जेल में हैं, उनके ऊपर मुकदमे। ये बीजेपी ने किया। लोकतंत्र में क्या आपने छोड़ा? कुलपति RSS तय कर रहा है कि कौन कुलपति बनेगा, कौन प्रोफेसर बनेगा, और जो उनकी विचारधारा का नहीं है उन सबको बाहर करो देश से। ये संविधान को भीतर से खोखला करना बीजेपी ने किया। इस बात को इस चुनाव में मैंने देखा कि करीब से जनता समझ गई। और उत्तर प्रदेश में इस बार इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव के स्लोगन में कि ये संविधान मंथन का चुनाव है, एक तरफ संविधान भक्षक खड़े हैं, एक तरफ रक्षक खड़े हैं। हम संविधान बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया को साथ लेके आए हैं। इस बात पर बसपा हो या भाजपा हो, कल तक जितने भी लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं करते थे लेकिन किन्हीं वजहों से सपा को वोट नहीं देते थे, उनमें से एक बहुत बड़ा तबका इन 3 वजहों से अखिलेश यादव को वोट देता है, संविधान बचाने के नाम पर, PDA के नाम पर और अखिलेश यादव की इस नई शख्सियत के नाम पर। इसलिए मैंने कहा कि जनता खुद तैयार थी कि नहीं भाई ये संविधान बदल देंगे, इनको बदलना है। ये बदलाव उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है, इसलिए देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। ये संविधान बचाने वाली पार्टी, इसने यकीन दिलाया कि हाँ संविधान हम बचाएंगे, हम अग्निवीर खत्म करेंगे, हम पेपर लीक रोकेंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम जो है महिलाओं को अधिकार देंगे, जाति जनगणना कराएंगे, SC ST OBC को उनका हक दिलाएंगे, तब संविधान बचेगा। तो मुझे लग रहा है जनता खुद समझ गई थी कि संविधान खतरे में है और ये चुनाव जनता ने लड़ा है संविधान बचाने के लिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी हर बात पर हिंदुत्व की बात करते थे। बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि जो राम को लाए हैं जनता भी उनको लेकर के आएगी, लेकिन सबसे बड़ी हार अयोध्या में हुई और तमाम धार्मिक नगरियों में बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई। अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, रामेश्वरम, सीतापुर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि धार्मिक नगरियों में भगवान ने नरेंद्र मोदी को गेट आउट क्यों बोल दिया भाई? अब ये तो जो राम को लाए हैं वही बता सकते हैं, क्योंकि ये इसी देश में संभव है कि जिसे आप वहाँ भी संविधान का जादू चला, हर जगह चला होगा। मतलब संविधान तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में शायद भारत पहला देश होगा और बीजेपी पहली पार्टी होगी जो ये दावा खुलेआम कर रही हो कि भगवान को हम लाए हैं। इससे कम से कम धार्मिक भावना लोगों की आहत होनी चाहिए। भगवान जिसे आप मानते हैं वो इंसानों को लाए होंगे। इस बार शायद भगवान को ही ये मंजूर था।
अगर इस देश की आस्था विश्वास का इतिहास ये है कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो उनकी मर्जी के बिना अयोध्या बीजेपी नहीं हारती है। ये वो चाहते थे कि बीजेपी अयोध्या हारे, और अवध के ईश अवधेश प्रसाद पासी, न मथुरा न काशी, अयोध्या में चलेगा अवधेश प्रसाद पासी। ये है नया भारत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अयोध्या केस स्टडी रहेगा आने वाले कई दशकों तक इस देश के चुनाव को समझने के लिए। तो प्रोफेसर साहब, मैं इसी को समझना चाह रही हूँ। सबसे बड़ी हार अयोध्या में हुई, जहां से कोई सोच ही नहीं सकता था। ये वो सेफ जगहें थी, सेफ सीट थी, जो लगता ऐसा था कि बीजेपी कभी अजेय है, लेकिन इन सीटों में बहुत बुरी हार हुई। और दूसरी बात, बनारस में भी नरेंद्र मोदी की हार समान ही जीत हुई है। अब मोदी जी पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, चूंकि उन्होंने अवतार लिया है। उन्होंने खुद बोला है कि मुझे तो कई बार लगता है कि मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो तो बड़े हैं, उनपे क्या बोलूँ। वो हो सकता है खुद ही उन्होंने कहा होगा कि मैं कुछ देर पीछे चलूँगा 6,000 वोटों से, फिर आगे चलूँगा। क्योंकि अगर जीत के हिसाब से देखें तो इस पर तो खुद उन्हें सोचना चाहिए कि त्रस्त हो गई जनता। मुझे लग रहा है कि जनता, बॉब मार्ले का एक कथन है, थोड़े से लोगों को थोड़े वक्त के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, ज्यादा लोगों को भी थोड़े वक्त के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सबको हमेशा के लिए मूर्ख थोड़े बनाया जा सकता है। कितना दिन इस देश की जनता बर्दाश्त करेगी आपके झूठ और लूट को? इसलिए ये झूठ और लूट के खिलाफ जनता का विद्रोह है। ये जनता विद्रोह कर रही है कि तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी, रोज हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। हम त्रस्त हैं। रोजगार पे बात करो ना, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पर बात करो। तुम जातियों के नाम पर गैर बराबरी बढ़ा रहे हो, हिस्सेदारी पर बात करो, महिलाओं के सुरक्षा पर बात करो। तुम केवल इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसा लूटे जा रहे हो। ये एक तो जनता तक पहुंचा है, जनता चुनाव लड़ रही थी। रही बात अयोध्या की और धार्मिक नगरियों की, मेरा मानना है, मैं क्यों ये बात बहुत दावे से कह रहा हूं कि आने वाले कई वर्षों तक इस देश की राजनीति का विश्लेषण जब होगा तो अयोध्या एक केस स्टडी बनेगा। वो इसलिए क्योंकि 2-3 वजह हैं। पहली वजह, बार बार मैं कहूंगा, जनता। सबसे पहली वजह जनता ही होगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया। दूसरी वजह अखिलेश यादव की एक कूटनीति, एक रणनीति। सामान्य सीट पर एक दलित प्रत्याशी हो, आज भी ये इस देश में अपवाद माना जाता है। जैसे मेरे विश्वविद्यालय में आप 5,000 लोगों को नियुक्ति मिली है दिल्ली विश्वविद्यालय में, और इसका जरा सीबीआई जांच, कभी सीबीआई ईडी अगर खाली हो तो हो, कितना पैसा वैसा चला है वो ईडी जांचे, और सीबीआई जरा इसकी जांच करे कि अगर 5,000 पोस्ट में से 3,000 पोस्ट, 2,500 पोस्ट अगर यूआर है तो ओपन फॉर ऑल है। तो ओपन फॉर ऑल में कितने दलित पिछड़े प्रोफेसर बने, पता चलेगा एक भी नहीं बने। इसी तरह से जितनी रिजर्व सीटें होती हैं उनमें सामान्य सीटों पर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट दलित ने लड़ा था। अखिलेश यादव ने 2 प्रत्याशी लड़ाए, मेरठ में सुनीता वर्मा और उसके बाद अयोध्या में अवधेश पासी। ये सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार थे। एक तो ये बात, ये प्रयोग है पीडीए का, ये है संविधान की एक अवधारणा, कोई कहीं से भी लड़ सकता है। अब दूसरी बात, जनता इस बात से त्रस्ती। अवधेश पासी उनके बीच के नेता हैं, लगभग 80 साल के एक नौजवान नेता हैं, मैं जानता हूं उन्हें बहुत करीब से। उनके रग रग में अवध है, और जहां राम तहां अवध, तहां अवध जहां राम निवासा। तो जब उनके कण कण में राम है तो वो उसको महसूस करते हैं वहाँ के लोगों में, और वो ये मानते हैं कि कबीर वाले राम भी राम हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। उनका व्यक्तित्व और शख्सियत। और आखिरी बात, अयोध्या के लोग भूले नहीं थे कि विकास के नाम पर उनके आंसू, और मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी और मुझे आज भी याद है, और मैं ऑन कैमरा ये बात आपको बधाई देने के लिए कह रहा हूँ कि उन आंसुओं में आपकी भी आंखें गीली हुई थीं, जो अयोध्या के लोग उस रिपोर्ट में रोते, चीखते, तड़पते हुए कह रहे थे कि भगवान का घर बसाने के लिए हम गरीब ने कितना मेहनत करके एक छोटा सा अगर बसेरा बनाया तो आपने कैसे उसे उजाड़ा। उन आंसुओं ने शायद ये हार दिलाई, उन बेईमानियों ने हार दिलाई जो जमीन के घोटालों में हो रही होगी, या जो भी रहा हो गया। मेरा बार बार मानना है कि अयोध्या एक सैंपल था, और पूरे देश को बचाने का क्रेडिट अगर एक सीट को मुझे देना हो
कि पूरे देश को अंधकार में जाने से कोई बचा ले गया तो वो अयोध्या थी। इसलिए लोग अवधेश पासी को गालियां दे रहे हैं, लोग हिंदू होकर के हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं। ये इस देश का हिंदू एकता है। आईटी सेल के लोग अयोध्या वासियों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और न जाने कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। ये आपने क्या इससे पहले कभी सोचा था या देखा था हमारे? मैं तो उन लोगों से इसका सवाल का जवाब मांगूंगा कि वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू होना एक पॉलिटिकल पार्टी का होना है क्या? हिंदू होना एक नेता को वोट देना है क्या? इसका मतलब कि तुम हिंदू की बात नहीं कर रहे थे, तुम्हारे दिल में कुछ और पॉलिटिकल एजेंडा था। इसीलिए जनता ने सबक सिखाया है। अच्छा, अभी अगर हम बात करें आगे जो नई सरकार आएगी उसके भविष्य को प्रोफेसर साहब कैसे देख रहे हैं आप? मजेदार सरकार है। माननीय कांशीराम कहा करते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, और पिछले कुछ दिनों से नैरेटिव ये बनाया गया था कि सख्त फैसले लेने के लिए मजबूत सरकार चुनो। देख लिया इस देश ने, सख्त फैसला तब होता कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होता, 15 लाख हर के अकाउंट में होता, 100 स्मार्ट सिटी बनती, स्मार्ट गांव बनता, 5 ट्रिलियन इकॉनमी होता, पेट्रोल 35 रुपये में मिलता। ये सारे सख्त फैसले क्यों नहीं लिए गए? जाति जनगणना करवा देते। जब बार बार कहते हैं मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, ये कोई सख्त फैसला नहीं। लगा कि राम के नाम पर हम चुनाव जीत केवल धर्म और मजहब के नाम पर बांटने का काम, इस देश को केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने का काम। ये मंगलसूत्र छीन के लेके चले जाएंगे, उनको दे देंगे। अरे तुम गठबंधन अब उनके साथ कर लिए हो जो अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं 10,000 5,000 मौलवियों को देंगे, मस्जिद बनवाएंगे, हम इबादत घर बनवाएंगे, 1 लाख रुपया हज सब्सिडी देंगे। मुसलमानों को आरक्षण देने वाले, शुरुआत करने वाले चंद्रबाबू नायडू के साथ बगल में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। यही इस देश को देखना रह गया था। इसका मतलब यह है कि आप सत्ता और कुर्सी की लालच में इस देश को इतना गिरा हुआ कर दे रहे हैं, इतना कमज़ोर कर दे रहे हैं। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ज़मीं बेच देंगे, गगन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। इसलिए मेरा कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है जो मजबूर सरकार है, और एक अकेला सब पर भारी नहीं था। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। नैतिक साहस होता तो उसने वो कहता कि यार नहीं, अब मैं नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन वो तो है बिना टेली प्रॉम्प्टर के कैसे जबान लड़खड़ा रही थी। कहने का मतलब ये है कि वो सरकार 2 बैसाखियों पर है। नीतीश कुमार जो इस बात के लिए बहुत पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं कि उनके पेट में दांत है, लालू जी कह चुके हैं। वो कब पलट जाएंगे इसका भरोसा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार के लोग अभी से ये दबाव बनाने लगे हैं कि पीएम पद का ऑफर हमें था। केसी त्यागी ने कहा अग्निवीर को रिविजिट करना चाहिए, CNRC पर बात होनी चाहिए। इसका मतलब मामला कुछ ठीक नहीं है। और नायडू के बेटे भी यही बात कह रहे हैं। उनके नायडू के चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश, वो ये कह रहे हैं कि पेगासस की जांच हम करवाएंगे। हाँ, और तो और वो लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग रहे हैं। उनको डर है क्योंकि बगल में एकनाथ शिंदे भी बैठे थे कि पार्टी उटी कैसे तोड़ी जाती है। वो एकनाथ शिंदे बगल में बैठ के एक सैंपल दे रहे हैं। तो नीतीश और नायडू के साथ सरकार चला पाएंगे मोदी? 5 साल अगर चला भी लिए तो क्या पूरी 5 साल टिक पाएगी? आपने कहा मजबूत सरकार चाहिए, तो क्या ये मजबूत सरकार रहेगी? अगर बैसाखियों पर ही लटके रहेंगे तो हमेशा भटकते रहेंगे, कभी ना कभी तो अगर बैसाखी जरा भी लड़खड़ाई तो गिर जाएगी। अब मुझे इस बात में संदेह है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को इस बात का अनुभव ही नहीं है। उन्होंने अब तक जितनी भी सरकारें चलाई हैं वो तो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। वो तो इस तरह की सरकार चलाने के आदी ही नहीं रहे हैं। वो तो अकेले फैसला लेने के आदी रहे हैं। उनके मंत्री कौन है इसका नाम नहीं लोग जानते हैं, उनके मंत्री क्या काम करते हैं ये भी नहीं पता। सब कुछ नरेंद्र मोदी जी करते थे। अब पता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी कैसे करेंगे। अब तो आजकल NDA सरकार बोलने लगे हैं। तो इसका मतलब लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। तो गाड़ी तेरा भाई पीछे बैठ, गाड़ी तेरा 2 भाई चलाएगा, ये हो जाएगा तो गाड़ी कैसे चल पाएगी? सरवाइव कर पाएंगे? मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी आदत और मिजाज के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखेंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियां तोड़ने का काम करेंगे, बाकी विपक्षी दलों को तोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि ये केवल मेरा डर नहीं है या ये इतिहास इन लोगों का रहा है, ऐसा इन लोगों ने पहले भी किया। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस खेल को समझ रहे होंगे तो ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी। और इस तरह की सरकार मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार हों या चंद्रबाबू नायडू हों, दोनों समाजवादी खेमे के लोग रहे हैं। वो सांप्रदायिक नफरत की राजनीति कभी नहीं किया और न कर पाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी सांप्रदायिक सौहार्द वाले इंसान तो हैं नहीं।
वो मंगलसूत्र कौन छीन रहा था वो मुसलमान कपड़ा देख के पहचान जाते हैं। तो जब दोनों का मिजाज ही नहीं मिल रहा है, तो आपको याद है टीडीपी के साथ सरकार बनाई थी बीजेपी ने, चंद दिन चली थी, फिर सरकार गिर गई, वहाँ का पूरा ये सब हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ, और अभी भी इंडिया ब्लॉक इतना मजबूत तो है कि वो इंतज़ार इस बात का करेगा, वो अपनी चिट्ठी में भी लिखा है कि उचित समय पर उचित फैसला किया जाएगा। मैं इन सब के बीच अगर देखता हूँ, सरकार चले न चले, इस देश में संविधान मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, उसके लिए जो होना हो उसके रास्ते तो खुले हुए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार में कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या लक्ष्मण जी? आप तो बड़े करीब से समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से। योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग रखी और उस मीटिंग में उनके दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद नहीं थे। वो लोग वो वाला गुलदस्ता खोज रहे होंगे जो बारी बारी रोटेट हो रहा था, मोदी जी को दिया जा रहा था। उसमें एक गुलदस्ता केशव मौर्य उठा रहे थे तो उसको ब्रजेश पाठक छीन ले रहे थे। पीछे जो है ओम प्रकाश राजभर थे, उनको छोटा वाला गुलदस्ता मिला, वो बड़ा गजब का, जहाँ नीतीश जी पैर वैर छू रहे थे। क्या दृश्य है, मतलब सोचिए ना, नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति अपने हमउम्र नेता का पैर छूने लगे। इतने लाचार बेबस नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो पैर का नाप ले रहे थे, पैर खींचा कैसे जाना है, इसका भी इंतजार उन्होंने कर लिया है। तो देश में बहुत कुछ हो सकता है, और राजनीति में तो कभी भी कुछ भी संभव है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक तो नहीं ही है, क्योंकि दो तानाशाही मिजाज के लोग एक साथ शासन में आ गए हैं। दो लोग जो लगभग एक जैसे हैं, दोनों में होड़ इस बात की लगी है कि तुम ज़्यादा मतलब बड़े सांप्रदायिक राजनीति हो या तानाशाही प्रवृत्ति हो या बुलडोजर हो या कुछ भी हो, दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ने एक अपनी रैलियों में भी कहा कि दो इंजन में से एक इंजन तो चुनाव में पोस्टर से गायब हो गया, तो एक खटारा इंजन को बदल दो, ये अखिलेश यादव जी ने कहा। खुद नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन, मोदी नहीं तो कौन, ये विपक्ष से पूछते थे। अब उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं मोदी के बाद कौन। तो जो मोदी के बाद अमित शाह हैं कि मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ होंगे, इसकी लड़ाई है। और मैं ये आपको लगता है, क्योंकि जो बातें चल रही हैं, चर्चाएं बहुत तेज हैं कि अगर मोदी सत्ता में आते हैं, मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, शपथ अभी तक नहीं लिए लेकिन शपथ जल्दी ले लेंगे, तो उसके बाद क्या योगी आदित्यनाथ को हटाना ही पहला टारगेट होगा? वो हटाएं न हटाएं, मेरा तो दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश की जनता खुद इन लोगों से त्रस्त आ गई है। वो न तो मोदी को पसंद कर रही है न योगी को। बेचारे अंधभक्त ही परेशान हैं, वो इसीलिए गाली आपस में लेकिन बड़ा गड़बड़ हो गया, टकरा रहे हैं ना, दोनों एक जैसे हैं, दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। एक उधर खड़ा है, दूसरा उधर से चला जा रहा है, बहुत अलग है। क्योंकि दोनों की काम करने की प्रवृत्ति एक जैसी है, दोनों को ये टारगेट है कि हम हैं तो हम ही हम हैं। तो इसलिए मुझे इस बात का पूरा संदेह है कि दिल्ली वाले लोग, कई लिस्ट बनी होगी ना, AK शर्मा को भेजा गया तो योगी ने उनको नहीं बनाया, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाना था तो योगी ने नहीं बनवाने दिया, आखिरी में जब आचार संहिता लगने के चंद दिन पहले बनाया। फिर योगी चाहते थे कि परमानेंट DGP हो जाए और वो सचिव हमारा अपना हो जाए, वो उन्होंने नहीं बनने दिया। खूब टकरा रहे इंजन आपस में। ये सारा ठीकरा भी बाबा पर फोड़ा जा रहा है सब कि आपस में जो हारे हैं सब योगी जी की वजह से हारे। अच्छा, अगर योगी जी की वजह से हारे तो इसका मतलब मोदी और अमित शाह जी तो बहुत कमजोर हो गए, फिर तो योगी जी को नहीं बदल पाएंगे। और अगर आप ताकतवर हैं तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे थे? तो यूपी में भी कुछ बड़ा होने वाला है। कहीं ऐसा न हो जाए कि PDA जो अखिलेश यादव जी का है, वो PDA चूंकि देशव्यापी है, तो बीजेपी में भी कुछ लोगों को एहसास हो कि यार यहाँ कुछ चल तो रहा नहीं है, हमारा अपना कुछ हो नहीं पा रहा है, तानाशाही प्रवृत्ति ऐसी है कि हमारा कुछ चल नहीं पा रहा है। हो सकता है अंतरात्मा की आवाज़ें अचानक से गूंजें लखनऊ के इर्द गिर्द, और अचानक एक दिन बिहार में जो हुआ वैसा उत्तर प्रदेश में भी हो जाए और सरकार बदल जाए। राजनीति है, इसमें कुछ भी संभव है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपने समय दिया। तो प्रोफेसर साहब ने एक एक धागे खोल दिए, परत दर परत हमारे हर सवालों के जवाब दिए।